ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर नंबर 10 वो है हमारा रिसोर्स बेस्ड व्यू के हवाले से है. सो फॉर रिसोर्स बेस्ड व्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल what we want to know is what are the things that what makes your companies or your business unique. There may be different resources, different attributes like excellent leadership, brand portfolio, partnership as mentioned in the slide. बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है. सो these are the some of the attributes जो कि हमारे बिजनेस को यूनिक बनाते हैं, ठीक है. Coming to resource based view, so resource based view is a model that sees resources as key to superior firm performance. If a resource exhibits two variety attributes, the resource enables the firms to gain and sustain comparative advantage. RB is an approach to achieving comparative advantage that emerged in 1980s and 1990s by the work that was related to the resource-based view of the firm. And supporters of this view, they argue that organizations should look inside the company to find the resources rather than looking at the comparative environment of it. So हमें बेसिकली पहले ये देखना होता है कि जी इस मॉडल में बेसिकली हम जो ऑर्गेनाइजेशंस की रिसोर्सेज हैं हम उसको देखते हैं एज अ फर्म परफॉर्मेंस टूल्स, ठीक है. वो रिसोर्सेज हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की फर्म परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं. अगर वो रिसोर्सेज उसमें वरायो के एट्रीब्यूट्स हों, वरायो एट्रीब्यूट्स क्या हैं जो कि आपको आगे जो कुछ स्लाइड्स हैं उसमें आपको मिलेगा, वो आपके रिसोर्सेज में होते हैं. सो आपकी फर्म जो होती है वो गेन करती है क्या चीज़, कंपैरेटिव एडवांटेज, लेकिन वो एक सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज होती है. आगे कहते हैं कि जी ये कॉन्सेप्ट जो है आरबीवी ये सिर्फ अचीविंग कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए हुआ था, इस पर स्टडी हुई थी. और इस व्यू के जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि जी बजाय इसके कि हम ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर देखें, हमें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखना चाहिए. उसके जो अपने रिसोर्सेज हैं हमें उनको देखना चाहिए कि जी वो कौन सी रिसोर्सेज हैं जो कि हमें कंपैरेटिव एडवांटेज दिला सकती हैं या दे सकती हैं. ये मॉडल है बेसिकली रिसोर्स बेस्ड व्यू का, ठीक है. रिसोर्स बेस्ड व्यू के आपके पास दो इधर देख लीजिए, एक टेंजिबल है और इनटेंजिबल्स हैं. सो रिलाइज ऑन रिसोर्सेज, ठीक है. नाउ दीज टू देट मस्ट बी हेट्रोजीनियस एंड इमोबाइल, and coming to they have a vario attributes to become vario resources that provide comparative advantage. Now to explain all these say sub attributes वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. कमिंग टू नंबर 1 टेंजिबल एसेट्स, जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में ये देखें टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. सो टेंजिबल एसेट्स, फिजिकल थिंग्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ये वो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि ईजिली हम परचेज कर सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है, किसी मार्केट में, एंड वो हमें एडवांटेज देते हैं, ठीक है. लॉन्ग रन में भी देते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारे जो आपके अदर कंपेटिटर्स होते हैं वो भी इन चीज़ों को ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जी एक एरिया है, हम उस एरिया की लोकेशन है, हम उस लोकेशन में ले लेते हैं, बिल्डिंग ले लेते हैं, ठीक है. सो हमारा कंपेटिटर भी उधर ले सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द रिसोर्सेज. अच्छा, ये जो रिसोर्सेज हैं सो ये हमें लिटिल एडवांटेज देते हैं, जिस तरह इसमें ये देख लें यहाँ जिक्र भी है लिटिल एडवांटेज, ठीक है, कंपनीज को, क्योंकि ये कोई और भी ले सकता है. इंटेंजिबल एसेट्स, अच्छा, ये आर एवरीथिंग एल्स दैट हैज़ नो फिजिकल प्रेजेंस बट कैन स्टिल बी ओन्ड बाय द कंपनी, ब्रांड रेपुटेशन, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रांड नेम है, ठीक है, उसकी एक रेपुटेशन है, अब वो कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकता क्योंकि वो आपकी ब्रांड की है. एप्पल की एग्जांपल ले लें, सैमसंग की एग्जांपल ले लें, उनकी अपनी एक ब्रांड रेपुटेशन है, कोई भी वो नहीं कर सकता, अपने ट्रेडमार्क्स होते हैं, ठीक है. सो वो जितने आपके अच्छे होते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी फर्म परफॉर्मेंस ग्रो करेगी, ठीक है. फिजिकल रिसोर्स को देख लें तो वो इतनी बुरी, क्योंकि वो तो आपका कंप्यूटर एडवांटेज ले सकता है, ठीक है. आप एक लोकेशन पे देख लें, उसी लोकेशन पे आपके कंप्यूटर आ सकता है, लेकिन जो ब्रांड रेपुटेशन है वो उसको कॉपी नहीं कर सकता. हाँ, वो उसको फाइट कर सकता है बट दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कॉपी योर ब्रांड रेपुटेशन, ठीक है. इसमें ये भी कहते हैं कि जी अदर कंपनीज कैन नॉट बाय फ्रॉम द मार्केट. इंटेंजिबल रिसोर्सेज यूजुअली स्टे विद इन अ कंपनी दैट आर द मेन सोर्स ऑफ सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज. वो कहते हैं कि जी ये जो होती हैं ये कंपनी के अंदर रहती हैं. फॉर एग्जांपल अभी आपके पास एक इंटेंजिबल एसेट है,
ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो उसको नहीं ले सकता। फॉर एग्जांपल अब हम मिसाल के तौर पर लेते हैं कि जी एक मशीनरी एक इक्विपमेंट है, वो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है, लेकिन कोई ऐसा एसेट जो कि आपके पास हो लेकिन उनके पास ना हो, ठीक है, आपकी कोई ऐसी पॉलिसी होती है, ठीक है, कि वो उसको नहीं कर सकते, आपने उसको कॉपीराइट का दिया हुआ है या ट्रेडमार्क से आपके, तो वो उसको नहीं कर सकते। सो वो एक ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि आपको एक सस्टेनेबल सोर्स, कंपैरेटिव एडवांटेज का सोर्स कहलाते हैं। Coming to the other part, heterogeneous. So the first assumption is that skills, capabilities and other resources that organizations possess differs from one company to another. ठीक है, वो क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ या एक स्किल्स वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होती है। इफ़ ऑर्गेनाइजेशंस वुड हैव द सेम अमाउंट एंड मिक्स ऑफ रिसोर्सेज दे कुड नॉट एम्प्लॉय डिफरेंट स्ट्रेटजीज। अभी अगर बेसिकली इसमें ये होता है कि जी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेबिलिटीज़, उसकी स्किल्स, वो टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज़, वो सब कुछ डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अगर वो सेम होती हैं सो कम्पीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया था कंपटीशन बिटवीन एप्पल एंड सैमसंग। अब इसमें देख लें ये सेम इंडस्ट्री में है, ठीक है, एक्सपोज टू सेम एक्सटर्नल फैक्टर्स में है, सो कैन अचीव और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस ड्यू टू डिफरेंट इन रिसोर्सेज। अब इंडस्ट्री सेम है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन इनके कुछ जो है तो वो कुछ रिसोर्सेज हैं जो वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क देख लें, ब्रांड रिपुटेशन देख लें, वो डिफरेंट है। सो ये जब अचीवमेंट करती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को, वो डिफरेंस इन रिसोर्सेज की वजह से करती है, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली इनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है एक दूसरे से। अगेन हम इस पे आते हैं, सॉरी ये रिपीटिशन हो रही है, नंबर 4 मोबाइल की तरफ। द सेकंड assumption of RBV is that resources are not mobile and do not move from one company to company, at least in short run. Due to this mobility, companies cannot replicate rivals' resources and implement the same strategies. Intangible resources such as brand equity, process knowledge or intellectual property are usually immobile. इसमें देख लें, इसमें ये कहते हैं कि जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक कंपनी दूसरी कंपनी मूव नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह मैंने आपको प्रीवियसली कहा कि जी स्ट्रेटजीज कॉपी हो सकती हैं, ठीक है। सो या एक जगह पे लैंड है तो उसी जगह एक जगह मतलब एक लैंड पे आप लोगों ने अपनी वेयर हाउस ओपन किया, इंडस्ट्री ओपन की, सो वहाँ पे आपका कंप्यूटर भी आ सकता है। लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्रांड इक्विटी की बात हो रही है, डिफरेंट प्रोसेसेस की बात हो रही है, लेवल्स ऑफ नॉलेज की बात हो रही है, जो हमने कहा था जो आपके पास जो पिरामिड था 3 स्टेजेस का, सो वो अब इमोबाइल है क्योंकि वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, वो कॉपी नहीं हो सकती। सो बाय इमोबाइल वी मीन दैट। अब वरायो कॉन्सेप्ट, वरायो का हमने क्या कहा था, वैल्यू, रेयर, इमिटेट एंड ऑर्गेनाइजेशन। बार्नी ने 1991 में उन्होंने वरायो कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई किया था, VRIN बेसिकली, उस टाइम एन था ओ की जगह। वो कहते हैं कि जी इफ़ रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली एंड इमिटेड एंड आर नॉन सस्टेनेबल, ठीक है, द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज दैट आंसर येस टू ऑल द क्वेश्चंस आर सस्टेन्ड कंपैरेटिव एडवांटेज। द फ्रेमवर्क वाज लेटर इम्प्रूव्ड फ्रॉम VRIN to VRIO by adding the following question: is the company organized to exploit these resources? अच्छा जी, तो अब ये जो वरायो फ्रेमवर्क है, ठीक है, बेसिकली ये एक 4 क्वेश्चंस फ्रेमवर्क का हम इसको एक्रोनिम कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं ये बेसिकली या टिपिकली हम अप्रोच करते हैं इन अ डिसीजन ट्री, ठीक है। सो उस डिसीजन ट्री को समझने के लिए, इस वरायो फ्रेमवर्क को समझने के लिए हमें इसके व्हाट डू मीन बाय क्वेश्चंस वैल्यू, रेयर, इमिटेट और ऑर्गेनाइजेशंस। सो इसके डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन ऑफ वैल्यू, क्वेश्चन ऑफ रेयर एक्सेट्रा, ये। सो क्वेश्चंस ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली वो ये कहते हैं कि जी रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल इफ़ दे हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफर्ड बाय द कस्टमर्स, ठीक है। वो कहते हैं कि जी आपके रिसोर्सेज तब वैल्यूएबल होते हैं जब अगर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प आउट करे, किस चीज़ में, ताकि जो आप वैल्यू कस्टमर्स को दे रहे हो उसको इंक्रीज़ करें, ठीक है। दिस इज डन बाय इंक्रीजिंग डिफरेंशिएशन एंड डिक्रीजिंग कॉस्ट
ऑफ द प्रोडक्शन। अच्छा, वो कभी कभार आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसको मिनिमाइज़ करने में होती है। जब जाहिर बात जब आपकी कॉस्ट मिनिमाइज होती है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है, विच मीन्स वी आर गिविंग बेनिफिट टू द कस्टमर, या हम अपना थोड़ा प्रोडक्शन प्रोसेस को थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, बिजनेस इंप्रूवमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट मीट दिस कंडीशन लीड टू कंपेरेटिव डिसएडवांटेज, और वो रिसोर्सेज जो कि इसको मीट नहीं कर सकते वो कंपेरेटिव डिसएडवांटेज की तरफ चले जाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जी फॉर एग्जांपल वैल्यू में हम क्या कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल, डू यू ऑफर अ रिसोर्स दैट एड वैल्यू टू द कस्टमर्स, आर यू एबल टू एक्सप्लॉइट एन अपॉर्चुनिटी और न्यूट्रलाइज कंपटीशन विद एन इंटरनल कैपेबिलिटी। सो अगर हम नो करते हैं सो हम कंपेरेटिव डिसएडवांटेजेस की तरफ से, अगर यस करते हैं इफ वैल्यू इज एस्टैब्लिश्ड मूव इनटू वैल्यू एनालिसिस टू रेयरिटी सॉरी। ठीक है, सो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रेयरिटी की तरफ। अगर हमारा आंसर यस होता है, रेयरिटी में हम कहते हैं रिसोर्स दैट कैन ओनली बी एक्वायर्ड बाय वन और फ्यू कंपनीज आर कंसिडर्ड रेयर्स, व्हेन मोर और फ्यू कंपनीज हैव द सेम रिसोर्स और कैपेबिलिटी इट रिजल्ट्स इन कंपेरेटिव पैरिटी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली रिसोर्सेज की रेयर की बात आ जाती है कि जी आपकी रिसोर्सेज कितने रेयर हैं। ठीक है, अगर अब वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, एक या दो या चंद ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, सो हम रेयरिटी में आ जाते हैं। ठीक है, सो जितने हम रेयर होते हैं उतनी ही हमारे पास हमारा बिजनेस यूनिक होता है, हमारे पास जो कंपेरेटिव एडवांटेज होगा वो मैक्सिमम होगा। लेकिन जितना हम इस साइड से हटेंगे, रेयर की साइड से हटते जाएंगे, उतनी हमारे यूनिकनेस कम होती जाएगी, या और जो हमारे कंपेरेटिव एडवांटेज है वो वीक होती जाएगी। क्वेश्चन ऑफ इमिटेबिलिटी, अ कंपनी दैट हैज़ वैल्यू एंड रेयर रिसोर्सेज कैन अचीव एटलीस्ट टेम्प्रेरी कंपेरेटिव एडवांटेज। अच्छा, वो अब ये कहते हैं कि जी ये वाला जो क्वेश्चन है वो कहते हैं कि अगर आपके पास वैल्यू भी हो और आप रेयर भी हो, सो वो एक टेम्प्रेरी कंपेरेटिव एडवांटेज आपको देते हैं। हाउ एवर, अगर resource must be costly to imitate or to substitute for a rival if a company wants to achieve sustained comparative advantage। ठीक है, वो कहते हैं कि जी अब जो इसकी जो कॉस्ट होती है वो मुश्किल होती है उसको इमिटेट करना, मतलब कॉपी करना। ठीक है, वो भी एक पॉइंट है आप लोगों के पास, या एक रिसोर्स है आपके पास कि एक जो आपके जो कंपेरेटर्स हैं, ठीक है, वो उसको इमिटेट इजीली नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये एक पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अब पेप्सी है एंड कोक है, ठीक है, दोनों एक इंडस्ट्री में है, लेकिन जो कोक का फार्मूला है वो डिफरेंट है, पेप्सी का फार्मूला डिफरेंट है। ठीक, अब वो फार्मूला को वो कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों के पास शायद अपनी डिफरेंट वैल्यूज होंगी, दोनों के पास अपने डिफरेंट रेयर रिसोर्सेज होंगे। व्हेन इट कम्स टू इमिटेबिलिटी, सो फार्मूलाज को देख लें, हम उसी एग्जांपल दे सकते हैं। एंड देन कम्स क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या सॉरी एक प्रीवियसली एक उस पर चले जाते हैं जरा अगेन कि इमिटेबिलिटी में हम ये भी देख सकते हैं कि जी मतलब इज इट एक्सपेंसिव टू डुप्लीकेट योर ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज, इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड एन इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट। कभी कभार हमें ये भी देखना पड़ता है कि जी अगर हम उसको डुप्लीकेट की शेप में से लेकर जाएँ उस रिसोर्सेज को, तो क्या वो डिफ़िकल्ट होगा। जिस तरह पूरे अब जो सैमसंग है, ठीक है, एक नॉर्मल वर्जन आता है, एक कोरियन वर्जन आता है। अब कोरियन वर्जन जो है तो वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है, क्योंकि वो उसको अगेन रिसोर्स को उस तरीके से कॉपी नहीं कर सकता, इमिटेट नहीं कर सकता, सो दैट्स उसकी कॉस्ट कम होती है। सो अगर हमारा आंसर नो होता है, सो हमारे पास टेम्परेरी कंपेरेटिव एडवांटेज होगा, क्योंकि हम सिर्फ वैल्यू एंड रेयरिटी पे बेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा आंसर यस होता है, सो देन हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव कर लेते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में जब हम आते हैं, द रिसोर्स इटसेल्फ डू नॉट कन्फर एनी एडवांटेज फॉर अ कंपनी if it is not organized to capture the value from them. Only the firm that is capable to exploit if the valuable, rare and immutable resources can achieve sustained comparative advantage. यहाँ पे organizations की पूरी बात आ रही है, ठीक है। वो कहते हैं कि जी अगर ये इन चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, इनको प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर सकता, कि ऑर्गेनाइजेशंस को ये नहीं पता है कि जो उसकी वैल्यूज़ किस तरह होंगी, वो रेयर किस तरह है, इमिटेबिलिटी में वो किस तरह है, सो ऑटोमेटिकली वो कंपेरेटिव एडवांटेज गेन नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करे, सो इट विल बी अ वेरी से गुड कंपनी विद अ गुड कंपेरेटिव स्ट्रेटजी विद अ गुड कंपेरेटिव एडवांटेजेस। सो इसमें हम ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल अब हम ऑर्गेनाइजेशन में ये भी देख सकते हैं कि जी डज योर कंपनी हैव ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स
does your company have organized processes, does your company have organized structures to capitalize on the resources and capabilities. So अगर हमारा आंसर नो होता है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी नो, सो विदाउट द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्ट इट विल बी डिफ़िकल्ट. ठीक है, क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि आप रियलाइज़ नहीं कर सकते हो पूरे जो पोटेंशियल होता है योर रेयर रिसोर्सेज, योर वैल्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, या जो इमिटेट करते हैं कॉस्टली इमिटेट होता है रिसोर्स को, आप उसको प्रॉपरली नहीं कर सकते हो रियलाइज. सो इसलिए आपको कंपैरेटिव एडवांटेज जो होता है वो नहीं मिलता उस तरीके से, या बहुत वीक होता है या ज़ीरो हो जाता है. लेकिन अगर आपका आंसर येस होता है कि येस आवर कंपनी हैज़ अचीव द अल्टीमेट गोल, सो ऑटोमेटिकली आप एक सस्टेंड कंपैरेटिव एडवांटेज गेन कर लेते हो. ठीक है, जब आपके पास ये चारों के चारों जो 4 कंपोनेंट्स है वराय फ्रेमवर्क के, ये आप अचीव करते हो. किसके लिए करते हो? अपने सस्टेंड कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए. सो दिस वाज अबाउट लेक्चर नंबर 10. अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि जी एक प्रॉपर क्लास में पढ़ाना वो एक डिफरेंट होता है. उसमें क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, एग्जांपल्स प्रॉपर समझ जाती हैं, कुछ आपकी तरफ से इनपुट आता है, कुछ इंस्ट्रक्टर की तरफ से इनपुट आता है. सो वो एक क्लास चली जाती है. ये तो एक सिंपल सा एक जस्ट एक नो हाउ का लेक्चर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जी कॉन्सेप्ट्स की जस्ट एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी जाती है. उस एक्सप्लेनेशन में बेसिकली आपको आगे थोड़ी सर्च करनी पड़ती है, डिफरेंट वीडियोस देखने पड़ते हैं, डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद क्लैरिटी से समझें. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. और अगेन मैं थैंक्स करूँगा, मतलब आई वुड लाइक टू थैंक्स डिफरेंट पीपल for it. If I want to take a start from our university, so Ikra National University, Vice Chancellor, Registrar, especially thanks to Sarjia, Head of Mass Media, उनकी तरफ से ये सॉफ्टवेयर, उनकी तरफ से ये टेक्निक्स, ये टूल्स वगैरह वो सब कुछ, हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर आदिल साहब, या जो हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल थे. सो उस हवाले से स्टूडेंट्स को मैं थैंक करना चाहूँगा कि वो आजकल की तरह मतलब इस लेक्चर्स को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ख़ुद भी थोड़ी बहुत स्टडी कर रहे हैं. सो इस हवाले से आप लोगों के लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब मैं आपके सामने नहीं हूँ, लेकिन आप इसको पढ़ रहे हो, आपके जहन में एक नहीं दो नहीं बहुत सारे क्वेश्चन रेज होंगे. सो वो आप लोग इस अपने साथ लिख लिया करें, वाइट पेज ब्लैंक पेज पे लिख लिया करें, एंड देन यू कैन आंसर, यू कैन आस्क मी दोज क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस ऑन कॉल. अगर वो कॉल पर चाहे जूम पे होती है या गूगल मीट पे होती है या कोई भी डिफरेंट मीडियम होता है, यूट्यूब चैनल के हवाले से या व्हाट्सएप के हवाले से, जो भी आप लोग मीडियम प्रेफर करते हो, हम उस पर चूज़ कर लेंगे, डिस्कशन करते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 10.